wonderful students. My name is Prachi Sharma और welcome to the channel. आज के सेशन में we are working on exercise 5C which is mole concept की exercise and we'll be working on the whole exercise जिसमें empirical formula questions है, you have molecular formula questions. So if you have not yet checked out the actual video कि पढ़ना कैसे है, question को solve कैसे करना है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट में पहले जाके वो वाले पार्ट्स चेकआउट करें एंड देन यू कम ऑन दिस वीडियो बिकॉज तभी ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल. एंड अगर आप एक पुराने स्टूडेंट हो, सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू बैक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So we'll start from the first question onwards. और total 23 questions है, तो थोड़ा सा we'll have good speed in the video. अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, so you can definitely reach out to me at tsclassesicsc@gmail.com. I have seen a fantastic response on emails. So if that is how you would like to connect with me, I would be more than happy to help you out. But you can also comment in the comment box below. आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं. सो वट एवर इज द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन फॉर यू, आप वो यूज करें. बॉटम लाइन इज आपके क्वेश्चंस के डाउट्स सॉल्व होने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे यू कैन रीच आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. गिव 3 kinds of information conveyed by the formula H2O. अब आपको कोई भी अगर फॉर्मूला दिया जाता है उसके बारे में ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको इसके फॉर्मूला से क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है. सो व्हेन वी कम ऑन दिस, सो आंसर 1 इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय H2O इज, the first is that H2O contains 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen. ठीक है, how do we know that? We know that because H2O, so दो तो आपके 2:1 का रेशो है, करेक्ट. सो 2 पार्ट्स आपके हाइड्रोजन के हैं एंड 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन का है. द सेकेंड इज द रेशो बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब बाय वेट कैसे आया हमारा 1:8? सो हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन इज 1, ठीक है, और टोटल हाइड्रोजन यहाँ है कितना? 2 एटम्स है, तो आप लिखेंगे 2. और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16. सो 2:16 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू एंड अप विथ 1:8. Then the third is the molecular weight of H2O is 18. अब यही जो आपने 2 + 16 करके 18 कैलकुलेट कर लिया. Now moving on to the second question. Explain the terms empirical formula and molecular formula. So when we start with the empirical formula, the empirical formula is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of the compound. मतलब अगर आपके पास एक फॉर्मूला है H2O2 let's say C4, so this is not empirical formula क्योंकि empirical formula is the simplest ratio. So जब आप इसे further simplify करोगे, so you would get HOC2. This is empirical formula. ठीक है. When we talk about molecular formula हमें exactly ये बताता है कि जब आपके पास एक मॉलिक्यूल है किसी कंपाउंड का, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है और कितने कितने प्रेजेंट है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो अगर आपके पास है H2O2C4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है. यस, क्योंकि ये हमें बताएगा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है और 4 कार्बन के एटम्स है. ठीक है, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Now when we move on to the third question, this is quite simple. थर्ड क्वेश्चन में आपको empirical formula बताना है. मतलब जो भी आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है उसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज C6H6. तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सो यू एंड अप विथ CH. क्यों? क्योंकि आपने सारे ही सफिक्सेस को 6 से डिवाइड कर दिया. मूविंग ऑन टू बी पार्ट, यू हैव C6H18O3. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप सारे ही नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हो. सो व्हाट वुड हैपन? यू विल एंड अप विथ C2H6O. क्यों? क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है. मूविंग ऑन टू पार्ट C, C2H2. अगर इसे आप 2 से डिवाइड करोगे पूरे को, तो यू विल गेट CH. अब जो D पार्ट है, दिस वन कैन बी रिटन एज C2 क्योंकि 2 कार्बन्स है,
H4O2, करेक्ट। आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी CH2O। मैंने कैसे किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आई बात समझ? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O। ठीक है, सो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है .5H2O। ठीक है, इसका आपको परसेंटेज निकालना है पूरे कंपाउंड के अंदर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम हमेशा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, सो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आप पूरे ही कंपाउंड का निकालोगे। सो CuSO4.5H2O का आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला, यू एंड अप विद 250। ठीक है, अब 250 में जो 250 ग्राम्स ऑफ CuSO4, इसमें कितना पानी है, 90 ग्राम पानी है। ठीक है, सो टोटल अगर आपको 90 ग्राम्स आपको पानी की परसेंटेज निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, 90 अपॉन टोटल कंपाउंड 250 टाइम्स 100। ठीक है, इससे आपकी पानी की परसेंटेज निकल जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसके अंदर आपको फॉस्फोरस की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला CaH2PO4 होल ट्वाइस का, सो यू एंड अप विद 234। अगर किसी भी पार्ट में आपको नहीं समझ में आया कि कैसे वो कैलकुलेट हुआ है, सो डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, बट फॉर नाउ वी आर, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में आ गया है कि मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालते हैं, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की। नाउ अब इसके आगे कैसे करेंगे, सो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज, अब फॉस्फोरस है कितना आपके पास, यहाँ पे P है, करेक्ट, और बाहर 2 है। सो अगर आप टोटल को सिंप्लीफाई करो तो आपके फॉस्फोरस 2 है, 2 एटम है फॉस्फोरस के, एक का आता है होता है मास 31 टाइम्स 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है कंपाउंड का 234 इंटू 100। सो क्या हुआ, फॉस्फोरस 31 टाइम्स 2, ये तो फॉस्फोरस है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना कंपाउंड का वेट है 234 टाइम्स 100, परसेंटेज आ जाएगी। फिर बी पार्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस निकालना है। तो अगेन जो मॉलिक्यूलर मास पूरे का है वो है 310। ठीक है, फॉस्फोरस कितना है आपके पास 2, तो फिर से वही होगा 31 टाइम्स 2, ये तो फॉस्फोरस है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल है 310 टाइम्स 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। ठीक है, सो कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जब भी ऐसे डायरेक्ट आएगा ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब पूरे कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है सभी के इंडिविजुअली परसेंटेजेस आपको कैलकुलेट करने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस KClO3, आपको पोटेशियम भी निकालना पड़ेगा, क्लोरीन की परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज निकालनी होगी। सो हाउ डू वी डू दैट, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, तो हो गया, आप पहले निकाल लिया आपने मॉलिक्यूलर मास 122.5, पोटेशियम का कितना है 39 अपॉन 122.5 टाइम्स 100, पोटेशियम की परसेंटेज आ गई। क्लोरीन के निकालने के लिए 35.5 डिवाइडेड बाय 122.5 टाइम्स 100, क्लोरीन की आ गई। ऑक्सीजन की भी ऐसी करेंगे, 16 टाइम्स 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, डिवाइडेड बाय 122.5 टाइम्स 100, आपके पास ऑक्सीजन की भी परसेंटेज आ गई। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स विद द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको परसेंटेजेस क्या दे रखी हैं, लेड दे रखा है 62.5, नाइट्रोजन 8.5, ऑक्सीजन 29%। ठीक है, आपने एलिमेंट्स को लिख दिया, ये चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ एलिमेंट्स लिख दिए, फिर आपने उनकी परसेंटेजेस लिख दी, फिर आपने उनका एटॉमिक मास लिख दिया, करेक्ट। इसके बाद आता है गेम। इसके बाद क्या गेम है कि आपको एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब 60 जो परसेंटेज दे रखी है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 62.5 डिवाइड बाई 207, ये आपका पहला रेशियो आया। दूसरा 8.5 डिवाइड बाई 14, आपका दूसरा रेशियो आ गया। 29 डिवाइड बाई 16, आपका तीसरा रेशियो आ गया। इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उसी से तीनों को डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 0.301 डिवाइडेड बाई 0.301, 0.607 डिवाइडेड बाई 0.301,
और 1.81 डिवाइडेड बाई 0.301। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया और तीसरे वाले में 6। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? इंपेरिकल फॉर्मूला वुड बी पीबी N2O6। अगर ऐसे लिखोगे तो भी नंबर मिलते हैं, अगर ये लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, जैसा ये लिखा है इससे भी नंबर मिल जाएंगे। अगर ये लिखना आता है वेल एंड गुड, ऐसे लिख लो, ठीक है। नाउ कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर विच कंटेन्स 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इन्होंने फेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछा है और उन्होंने बोला है कि 80% इसमें प्योर फेरिक ऑक्साइड है। इन फेरिक ऑक्साइड, पहले फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जाम में इसमें नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। तो Fe है 56, ऑक्सीजन है 16। आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका 160। ठीक है, अब 160 आपका टोटल मास है, पर आपको अभी कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि आयरन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने जो आपको बताया था पहले कि अगर आपको कोई परसेंटेज ऐसे नहीं दी, मतलब 80% नहीं दिया, तो आप हमेशा 100 में से कैलकुलेट करोगे। पर अगर उन्होंने दिया है कि 80% है उसके अंदर आयरन, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 80 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसी का तो टोटल कंपैरिजन होगा ना आपका। अगर पूरा का पूरा ही आपका सिलेंडर, मान लो पूरा सिलेंडर भरा है किसी एक गैस से, उसके अंदर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं किसी और चीज के, जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो आप 100 से ही करोगे, क्योंकि पूरे कंटेनर को कंपेयर करोगे। इस केस में उन्होंने बोला है 80% ही है फेरिक ऑक्साइड, तो आप टाइम्स 80 करोगे। ठीक है, तो आयरन प्रेजेंट निकालना होगा तो क्या होगा? आयरन है 56, ठीक है, और 2 आयरन के एटम्स है, तो 112 कहां से आया? 56 टाइम्स 2, टोटल 160, तो डिवाइड बाय 160 टाइम्स 100, तो ये आ गया 56 ग्राम्स। ठीक है, सो मास ऑफ आयरन इन 100 grams of ore is 56 grams. Mass of iron in 1000 grams of ore is 56 times 1000 divided by 100, 5.6 kg। ठीक है, ये लास्ट वाला स्टेप्स हमने क्यों करे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में 10 kgs के लिए पूछा गया था, पर क्योंकि आपने ग्राम्स की फॉर्म में कैलकुलेट किया है तो आप 10 kgs की बजाय आप लिखेंगे 10,000 grams। ठीक है, now question number 9। If the empirical formula of two compound is CH and their vapor densities are 13 and 39 respectively, find their molecular formula। okay, so सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपके पास दो कंपाउंड्स है। ओके, सो फॉर एसिटाइलिन तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी 13 दे रखी है, तो आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 26। तो जो आपका इंपेरिकल मास है वो कितना है? CH। ठीक है, तो CH मतलब कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो आपका इंपेरिकल मास आ गया 13। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो N। N होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो 26 डिवाइड बाय 13 आपका आंसर आया 2। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो जो इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला था CH, उसके सफिक्सेस में 2 आ जाएगा। कैसे? जो आपका N आता है, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो पूरे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल N आया 1 तो C1H1, मान लो N आया 2 C2H2, मान लो N आया 3 C3H3। ठीक है, इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली फॉर बेंजीन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो 2 इंटू 39 मतलब 78 आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का। अब आप निकालोगे एन, एन कैसे निकलेगा? 78 बाय 13, तो आपका एन आ गया 6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? C6H6। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग इतना परसेंट हाइड्रोजन और इतना परसेंट नाइट्रोजन। सो उन्होंने आपको दो परसेंटेजेस दे रखी है, एलिमेंट लिख लिए N एंड H, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गई 17.6 एंड 82.35, एटॉमिक मास हो गया 1 एंड 14। ठीक है, अब एटॉमिक रेशियो 17.64 डिवाइड बाय 1 तो 17.64, 82.35 डिवाइड बाय 14 तो 5.87। क्योंकि दोनों में छोटा है 5.87, तो आप दोनों को 5.87 से ही डिवाइड कर दोगे, तो यू एंड अप विद 3 and 1।
तो जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो है NH3। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11। On analysis, a substance was found to contain इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन. The vapor density of the substance is 44. Calculate empirical formula, molecular formula. Students, ये टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको वेपर डेंसिटी पढ़ाया है, उन्होंने आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ाया है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पढ़ाया है। तो वो ये ट्राई करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम इनसे सब कुछ पूछ लें, सब कुछ आता है या नहीं आता। तो ये सब कुछ पूछने का बेस्ट तरीका क्या है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेजेस आ गई 54.54, 9.09, 36.36। एटॉमिक मासेस हो गए 12, 116। एटॉमिक रेशो 54.54 डिवाइड बाय 12, 9.09 डिवाइड बाय 1, 36.36 डिवाइड बाय 16। ये आ गया रेशो। सबसे छोटा है 2.27, तो सबको 2.27 से डिवाइड कर दो। आया 1, 4 एंड 2। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4O। ठीक है, अब जैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब आप कैलकुलेट करो इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से आप उसका मास कैलकुलेट करोगे, वो आ गया 44। वेपर डेंसिटी है 44, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मतलब 88। एन कैसे निकलेगा, सॉरी एन कैसे निकलेगा, एन होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो जो 88 है डिवाइड बाय 44, तो n आ गया 2। अब इस 2 को आप यहाँ यूज करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H4O, पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, C4H8O2। यह आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An organic compound whose vapor density is 45 has the following percentage compositions. हाइड्रोजन है इतना, ऑक्सीजन है इतना एंड रिमेनिंग कार्बन। कैलकुलेट हिज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एलिमेंट कौन कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेजेस कितनी है, 26.59, 2.22 एंड 71.19। एटॉमिक मासेस 12, 116। करेक्ट। अब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो जो परसेंटेज निकाली है उसे एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो क्या आया, 26.59 डिवाइड बाय 12, 2.22 डिवाइड बाय 1, 71.19 डिवाइड बाय 16। तो रेशियो बने हमारे 2.21, 2.22, 4.44। दोनों में छोटा है 2.21। ठीक है, बहुत ही जरा सा छोटा है, बट दैट इज व्हाट यू वुड यूज। यू कैन ऑल्सो यूज 2.22, डज नॉट मैटर बिकॉज इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। एनीवेज आप राउंड ऑफ करके उसको 1 ही बना दोगे। ठीक है, तो तीनों को आपने 2.21 से डिवाइड किया, तो पहले वाले में आ गया 1, फिर 1, फिर 2। सो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CHO2। जैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास आपने कैलकुलेट किया, वो आ गया 45। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 45। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 45 टाइम्स 2, 90। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो 90 डिवाइड बाय 45, आपका एन आ गया 2। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, CHO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C2H2O4। आगे बात समझ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, again an important type of question. An organic compound contains 4.07% hydrogen, 71.65% chlorine and remaining carbon. Its molar mass is 98.96. Find its empirical formula and molecular formula. Chlorine है 71.65, हाइड्रोजन है 4.07। इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो कार्बन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टोटल आपका वेट है कंपाउंड का वो होगा 100। 71, सो कैसे निकलेगा आपका कार्बन का, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, और इसको आप 100 में से माइनस कर दोगे। तो लेट मी राइट इट नाइसली फॉर यू सो दैट आपको समझ में आ जाए। आप करेंगे कार्बन का कैलकुलेट, 100 माइनस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, तो इससे आपको कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। एटॉमिक मासेस दे रखे हैं 35.5, 112। यहाँ तक सब बच्चों को सब समझ में आता है, क्योंकि यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही निकालनी होती है।
इसी वजह से यहाँ तक के चार्ट बनाने के नंबर नहीं मिलते, इसके आगे के मिलते हैं। तो जब आप एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 71.65 डिवाइड बाय 35.5, वो आ गया 2.01। 4.07 डिवाइड बाय 1, 4.07। 24.28 डिवाइड बाय 12, 2.02। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर दीजिए सबसे छोटे नंबर से, दैट वाज 2.02। तो आपके पास आ गया 1, 2 एंड 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl। उसके बाद आप निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, वो आ गया 49.5। उसके बाद आपके पास है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसा आया? वेपर डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखा है? 98.96 है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर आ गया हमारा, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, ये रहा मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 98.96। अब क्योंकि डायरेक्टली दे रखा है तो आप एन कैलकुलेट कर सकते हैं। एन कैसे कैलकुलेट होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो आपका है 49.5 डिवाइड, सॉरी उल्टा कर दिया, 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो एन आ गया 2। तो एन 2 को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Question number 14. A hydrocarbon contains 4.8 grams of carbon per gram of hydrogen. ठीक है, द ग्राम एटम। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये मैं आपको करा रही हूं और ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है, पर अगर इंपेरिकल में से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी स्कूल की टीचर इंटरनल में तो डेफिनेटली डाल सकते हैं ताकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, पर अगर आप बोर्ड्स के बारे में सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता नहीं है। पर मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप मेरे पीछे ना पड़ो कि मैम आपने नहीं कराया, हम करा रहे हैं, आप समझ जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, कुछ नया नहीं है। द ग्राम एटम ऑफ ईच। तो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 4.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है ग्राम एटम ऑफ ईच। तो जब आप ग्राम एटम कैलकुलेट करेंगे, सो द ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज 4.8 डिवाइड बाय 12, तो 0.4। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 आ गया। फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेजेस दे रखी है, परसेंटेजेस तो आप, अच्छा ये परसेंटेजेस वाला नहीं है, ग्राम मास वाला है। ठीक है, सो एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन, गिवन मास है 4.8 और 1, एटॉमिक मास है 12 और 1। इसमें ग्राम एटम आता है। ठीक है, रेशो से पहले ग्राम एटम आएगा। तो जो आपका ग्राम एटम है वो है 0.4 और 1, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। रेशोस क्या हुए? सबसे छोटे से डिवाइड कर दो, तो 0.4 डिवाइड बाय 0.4, 1 आ गया। 1 डिवाइड बाय 0.4, 2.5 आ गया। अब क्योंकि 2.5 आया है और ये 1 है, होल नंबर नहीं है 2.5, तो आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले में 2 आ गया, दूसरे वाले में 5 आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? C2H5। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ? 29। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वेपर डेंसिटी टाइम्स 2, वेपर डेंसिटी दे रखी है 29, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 58। अब n कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो मतलब 58 डिवाइड बाय 29, n आ गया 2। इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H5। C2H5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा C4H10। वो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। 0.2 grams of atom of silicon combined with 21.3 grams of chlorine. Find the empirical formula of the compound formed. Okay. Since 0.2 grams of atom of silicon, ठीक है, क्योंकि इतना यूज हो रहा है, तो जो गिवन मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास आपका कितना है? कितना आ जाएगा? 0.2 टाइम्स 28, तो जो आपका गिवन मास है वो हो जाएगा 5.6 ग्राम्स। अब एलिमेंट मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, इससे आएगा ग्राम एटम। ठीक है, ग्राम एटम रेशो। अब जो आपका सिलिकॉन है वो है 5.6 डिवाइड बाय 28। ठीक है, 5.6 क्यों? क्योंकि आपने वो कैलकुलेट किया, और जो टोटल है वो है 28, तो 5.6 डिवाइड बाय 28 तो आ गया 0.21। फिर क्लोरीन का भी आप ऐसे ही करोगे, 21.3 डिवाइड बाय 35.5। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 वजन होता है, तो 0.63। अब जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सिलिकॉन डिवाइड बाय क्लोरीन का तो है 0.21 डिवाइड बाय 0.63। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो यू एंड अप विद 1:3।
ठीक है, नाउ वी सी दैट one part of silicon reacts with 3 parts of chlorine, so the empirical formula is SiCl3. इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो, इंटरनल्स में पूछे जा सकते हैं पर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट करना आना चाहिए क्योंकि है तो सिलेबस में ही फिर भी। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. A gaseous hydrocarbon contains 82.76% of carbon. Given that its vapor density is 29, find its molecular formula. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? आपको कार्बन दे रखा है 82.76, 100 से माइनस करोगे तो हाइड्रोजन की आ जाएगी। ठीक है, अब आप बनाओ चार्ट। कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, दोनों की परसेंटेजेस पता है। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो अगर अब आपको इसमें मोल्स निकालने हैं तो कैसे होगा? 82.76 डिवाइड बाय 12, 6.89, 17.24 डिवाइड बाय 1, 17.24। ठीक है, अब ये दोनों रेशियोज आ गए। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 6.89, तो दोनों को 6.89 से डिवाइड कर दीजिए। 6.89 डिवाइड बाय 6.89, 17.24 डिवाइड बाय 6.89, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H5। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो C2H5 का मास निकाला, आ गया 29। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वेपर डेंसिटी कितना है? 29, और आपका जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 आ गया। अब आप निकालोगे n। n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मतलब 58 डिवाइड बाय 29, n आ गया 2। इंपेरिकल फॉर्मूला था C2H5, उसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ गया C4H10। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। आगे बात समझ? ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इन अ कंपाउंड ऑफ in a compound of magnesium and nitrogen, 18 grams of magnesium combines with 7 grams of nitrogen. Deduce the simplest formula by answering the following questions. How many gram atoms of magnesium are equal to 18 grams? Okay, so gram atom, सबसे पहले तो gram atom of magnesium है कितने? 18 डिवाइड बाय 24, तो 0.75 ग्राम एटम्स है। ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हुए? 7/14, 0.5, और हाफ लिख सकते हो, हाफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ए पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया था। ए पार्ट में आपने मैग्नीशियम का निकाल लिया, फिर बी पार्ट में आपने ग्राम एटम्स नाइट्रोजन के निकाल लिए। सी पार्ट में है कैलकुलेट सिंपल रेशियो ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम टू ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, जो आपने ए और बी में कैलकुलेट किया है उन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो ए में आपका आया 0.75, तो 0.75 इज टू 0.5, 1 इज टू 1.5, और सिंप्लीफाई कर दो 2 इज टू 3। सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए, पूरे पूरे नंबर चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बना? Mg3N2। आगे बात समझ? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. Barium chloride crystals contain 14.8% water of crystallization. Find the number of molecules of water of crystallization per molecule. बेरियम क्लोराइड में 14.8% पानी है और आपको पर मॉलिक्यूल का रेशो निकालना है कि कितना पानी है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड, तो ये है BaCl2.XH2O, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में है कितना पानी। अब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे, तो जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे सो यू एंड अप विद 208 प्लस 18x। ठीक है, x क्यों आ रहा है? x इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पानी का रेशो नहीं पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितना है। अब जब इतना आपका टोटल है कंपाउंड का वजन, इस पूरे वजन में 14.8% वाटर है। ठीक है, सो उसे हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इतने में कितना परसेंट वाटर है? 14.8 बाय 100, और टोटल कितना पानी है आपका? 18x। ठीक है, नाउ 104, इसे फर्दर सॉल्व करोगे आप, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि एक फुल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जब आप एक पूरे कंपाउंड को यूटिलाइज कर रहे हो तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है पानी के। ये निकला कैसे है? ये ऐसे निकला है कि आपके पास मान लो टोटल था ए, ठीक है, ए के अंदर था 14% वाटर।
अब ए के अंदर एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल्स है पता नहीं, तो हमने कर दिया ए एक्स। अब ए एक्स के अंदर कितना पानी है, 14 ठीक है, 14/100 ऑफ एक्स। और ये एक्स कहाँ आ गया, सामने आ गया। और ये एक्स है कितना, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने शायद अननेसेसरी हल्का कॉम्प्लिकेट कर दिया समझाने के चक्कर में, पर अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। Question number 19th. Urea is very important nitrogenous fertilizer. Its formula is this. Calculate the percentage of nitrogen in urea. सिंपल है, इसका पूरे का वेट निकाल लिया, उसमें आप यूरिया का निकाल लो। इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इट्स फॉर्मुला इज दिस, कैलकुलेट द नाइट्रोजन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले पूरे का वेट निकाल लो, उसके अंदर फिर देखो नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया है 60 ग्राम। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी हुई, 28/60 टाइम्स 100, 46.66%। Question number 20. Determine the formula of organic compound if its molecule contains 12 atoms of carbon. The percentage compositions of hydrogen and oxygen are itna and itna respectively. Determine the formula of organic compound if its molecule contains 12 atoms of carbon. अच्छा ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप रेगुलरली पहले एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे। और क्योंकि उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो भी कार्बन की वैल्यू आई, आप ये चेक करो कि उसे 12 तक ले जाने के लिए आपने क्या किया, आपने किससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा, बट वील कैलकुलेट इट टुगेदर। सबसे पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 42.1%, 6.48। उसके बाद आ गया 51.42। अटोमिक मासेस आ गए, अटोमिक रेशो आ गया 3.5, 6.48, 3.2। सिंपलेस्ट रेशो 1:1। ठीक है, तो क्या बना, CH2O। ठीक है, पर उन्होंने क्या बोला कि आपको फॉर्मूला बताना है जिसमें कार्बन 12 है। इसका मतलब आपने पूरे को 12 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो C12H24O12 ये आपका एक्चुअल कंपाउंड होगा जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। यही उन्होंने पूछा है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O सिंस द कंपाउंड हैज 12 एटम्स ऑफ कार्बन, सो द फॉर्मूला है C12H24O12। आगे बात समझ। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं। Question number 21. A compound with empirical formula AB2 has the vapor density equal to its empirical formula weight. Find its molecular formula. Students, अगर आपका empirical formula weight, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी और empirical formula weight अगर इक्वल होता है तो क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा कहीं स्पेस हो तो बता दूं, यहाँ देखते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास हुआ मान लो x। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि वेपर डेंसिटी और इंपेरिकल फॉर्मूला एक हो गया, तो 2x। अब जब आप n कैलकुलेट करोगे, n होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, तो आप लिखोगे 2x डिवाइडेड बाय x। इन दोनों को कट कर दिया तो n आ गया 2। तो जब भी इस सिचुएशन में अगर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास और वेपर डेंसिटी इक्वल हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करोगे वो डायरेक्टली नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इस केस में आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होगा C2H2। ठीक है, यही चीज बड़ी सुंदर तरीके से लिखी गई है ताकि आप एग्जाम में लिखना जान सको। Now, since the empirical formula is equal to vapor density and we know that vapor density is half of molecular mass, that is, we have n is equals to 2. So, the molecular formula is A2B4. ठीक है, तो कंपाउंड आपको दिया था AB2, अब आपको जो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा A2B4। A compound with empirical formula AB has vapor density 3 times its empirical formula weight. Find the molecular formula. इसे भी समझ लो जरा साइड में आके। इंपेरिकल फॉर्मूला मास है x। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, द कंपाउंड विद इंपेरिकल फॉर्मूला AB हैज वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स, वेपर डेंसिटी है 3x। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्या हुआ, 2 इंटू 3x, 6x। करेक्ट। अब आप निकालोगे n, n आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, मतलब 6x बाय x कैंसिल हुआ, n आ गया 6। तो अगर कोई कंपाउंड था ए बी इंपेरिकल फॉर्मूला वाला, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा A6B6। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर को ट्रिकी बनाने के लिए, तो प्लीज सॉल्व करना आना चाहिए। ऑल राइट,
तो द कंपाउंड जो था ए बी, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा A6B6। एग्जाम में कैसे लिखोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इज वेपर डेंसिटी बाय 3, एन आ गया आपका 6, हेंस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज A6B6। जैसे मैंने समझाया वैसा भी लिख सकते हो, बस इतना होना चाहिए कि टीचर को समझ में आए कि क्या लिखा है, तरीके से लिखना। Now, 10.42 grams of a compound contains 6.25 grams of metal A and rest non-metal B. Calculate the empirical formula of compound. अच्छा भाई, 0.75 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, इतना मेटल है, इतना नॉन मेटल है, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज तो डायरेक्टली निकल जाएगी, पर इस केस में आप डायरेक्ट मास से भी कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो। ओके, सो वेट ऑफ कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का वेट है 10.47, वेट ऑफ मेटल 6.25, वेट ऑफ नॉन मेटल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4.22 ग्राम्स। अब चाहो तो यहाँ से परसेंटेज कर सकते हो, परसेंटेज करके कैसे करोगे? मेटल की परसेंटेज निकाल ली आपने, 6.25 डिवाइडेड बाय 10.47 टाइम्स 100, परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हो, या जैसे मैंने कर रखा है वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए मास 6.25, बी हो गया नॉन मेटल 4.22, एटॉमिक वेट दे रखे हैं 207 एंड 35.5। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 6.25 डिवाइड बाय 207, 0.03, वैसे ही आपका यहाँ पर आ गया 0.12, दोनों में छोटा है 0.03, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशो आ गया 1 और 4, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया AB4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, a hydride of nitrogen contains 87.5% nitrogen, determine the empirical formula of its compound। atomic ratio of nitrogen 87.5 डिवाइड बाय 14, ठीक है, 6.25 आ गया। एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 12.5 by 1, तो 12.5 आ गया। दिस गिव्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो एज 1:2, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH2। ठीक है, समझ में नहीं आया पूछ लेना, डायरेक्ट था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्वेश्चन 23, अ कंपाउंड हैज O इतना, सल्फर इतना, हाइड्रोजन इतना, जिंक इतना, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इतना। ठीक है, ये मास भी दे रखा है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अज्यूमिंग दैट ऑल द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा भैया, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद आप निकालोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपके पास आ जाएगा उसके अंदर आप देखोगे कितने हाइड्रोजन है, तो उतना पानी आप एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खिसका के साइड में लिखना होगा। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यस, आ जाइए भाई। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन दे रखा है, 22.65, 4.88, 11.15, 61.32 दे रखा है। एटॉमिक मास 65, 132, 16 दे रखा है। एटॉमिक रेशो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 22.65 डिवाइडेड बाय 65, 4.88 डिवाइड बाय 1, 11.15 डिवाइड बाय 32, 61.32 डिवाइड बाय 16। ये आ गए रेशोज। इन रेशो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.348, तो तीनों को डिवाइड कर दो, 0.348, 0.348, 0.348, 0.348, ये आ गए सिंपल रेशो 114, 111। जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना वो बना ZnSH14O11। ठीक है, अब इसका मास निकाल लो, इसका मास हो गया 287.37। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना, पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस और कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस कर करके देखना, मेरी तरह मत करना। ठीक है, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना कल जाके, और अगर मैं कैलकुलेशन करने लगूंगी वीडियोस में तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। आपको क्या करना है? आपको होमवर्क में कैलकुलेशंस करनी है, स्पीड पकड़नी है कैलकुलेशंस पे और एक्यूरेसी पे। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। आई बात समझ? अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास 287.37, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 287, एन को कैलकुलेट करेंगे, 287 डिवाइड बाय 287 आ गया 1। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ZnSO11H14। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सब कर लेते हैं क्योंकि बेसिक बेसिक चल रहा है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसके भी नंबर है। अब उन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में ये बोला था कि जितना भी हाइड्रोजन है ना उसके अंदर, वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में है। तो आप कैसे लिखोगे? H2O ही तो बनेगा, और H यहाँ पे कितने हैं? 14, O है 11, इसमें से आपका वाटर का कितना हिस्सा आएगा? वाटर का हिस्सा आएगा H14O7।
करेक्ट, बाकी सारा आपका कंपाउंड के साथ जाएगा। इसको पानी बनाने के लिए आप करेंगे 7H2O, ठीक है। सो ये लिखना बहुत जरूरी है, ZnSO4.7H2O, इसके भी नंबर है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज 5C कवर अप करी है, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली। फिर भी कोई डाउट है या कंसर्न है तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो at psclassesicse@gmail.com. I am extremely glad for your concerning emails about my health. I am doing much better. Thank you so much for that, students. And please make sure that you are up to date with all the new sessions coming up. Questions को practice करना है, numericals को practice करना है, and we have successfully also filled up the batch which was starting from the 1st of October. So thank you so much for our loving response on it. और जैसे ही बाकी बच्चों के लिए जो बैच में नहीं आ पाए, जैसे ही नया बैच will come in, that would be from 1st of November. So please make sure that you reach out to me for that batch, और I will try my best to put you as the first person in that. ठीक है, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वो वाला बैच भी फुल होता जाएगा. The capacity of the batch is only 10 students. I will not be taking anything more than that. So if you do want to be a part of it, and if you want to, you know, understand chemistry and be good at it and target 100% in chemistry, make sure that you reach out to me. So that's it for today. We'll catch up in the next session.